हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट रायसीनगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पर, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स तक इनको शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। ओके। और जैसा कि स्टूडेंट्स इस लेक्चर में अपने पास भौतिक प्रदेश कर रहे थे, तो भौतिक प्रदेश का एक पार्ट अपने कर चुके हैं और उसी को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हुए आगे इस लेक्चर को संपन्न करेंगे। ठीक है, चलो तो बात करते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश थे। तो भौतिक प्रदेश को यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया था। तो उसका अपने पास फर्स्ट पार्ट बात करेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थली राजस्थान के बारे में। तो उसका पूरा विस्तार से डिटेल से करवाया जाएगा। और बच्चों आपका टाइम बहुत बेशकीमती है, तो उस हिसाब से कम टाइम में आपको शानदार तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट करवाया जाएगा। और ज़्यादा इतना ही करवाया जाएगा बच्चों जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं या जहाँ से अपने क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट। तो यहाँ देखो अपने पास बच्चों क्या कर रहे थे, भौतिक प्रदेश कर रहे थे। अब आप कहूँ सर भौतिक प्रदेश कर रहे थे तो इसमें अपने पास कौन सा है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या यूं कह सकते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो ये राजस्थान का अपने पास किस हिस्से में है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के हिस्से में है। तो इससे रिलेटेड अपने बात करेंगे। तो ये कहाँ स्थित है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये बच्चों किस साइड में है। तो बात करें तो अरावली के किस दिशा में होगा। अब आप कहूँ सर अरावली के पश्चिम तथा राजस्थान के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम में फैला उष्ण एवं शुष्क रेतीला मरुस्थल थार के मरुस्थल का ही एक क्या है बच्चों, भाग है। यानी कि थार का मरुस्थल है वो अपने पास विश्व के हिसाब से है, तो उसी का ही ये भाग है जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान प्रदेश में फैला हुआ है। ये कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में बच्चों कहाँ स्थित है, अरावली के पश्चिम तथा राजस्थान के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित है। ओके, चलो तो अब बात करते हैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट। तो यहाँ देखो अपने पास बच्चों थार के मरुस्थल की उत्पत्ति का यदि बच्चों क्या दिया जाए, क्रम दिया जाए कि उत्पत्ति किससे हुई है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अपने पास यानी कि स्टार्ट में पृथ्वी पर क्या था, तो ठोस भाग था और अपने पास तरल भाग था। ठीक है ना, ठोस भाग था और तरल भाग था। तो ठोस भाग को क्या कह रहे थे अपने पास, ठोस भाग को अपने पास पेंजिया कह रहे थे। ठीक है ना, ठोस भाग को पेंजिया कह रहे थे। पेंजिया के फिर 2 हिस्से बन गए और तरल भाग जो बचा था जलीय, तो वो अपने पास टैथी सागर था। यानी कि अब जो सागर क्रम क्या है अपने पास बच्चों, देखो यहाँ पर सागर है, सागर से क्या हुआ मैदान, और मैदान से जो वर्तमान में क्या है मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो ये आपको दिया जाए तो बच्चों क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। अब आप कहूँ सर इसके अवशेष, यानी देखो अपने पास अवशेष किसके हैं, यानी जो अपने पास वर्तमान का जो मरुस्थल है ये किसका अवशेष है। वर्तमान में जो अपने पास थार का मरुस्थल है या उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है राजस्थान का, तो वो किसका अवशेष है। तो बच्चों अवशेष लिखेंगे तो अवशेष देखो मेनली बच्चों किसका है, यहाँ पर देखो टेथिस सागर का है। किसके अवशेष है, टेथिस सागर का अवशेष है। किसका है, टेथिस सागर का है। अब आप कहूँ सर टेथिस सागर का अवशेष है तो इसके क्या प्रमाण है, यानी कि सबूत क्या है, किन से अपने को पता लगा कि हाँ एक्चुअल में ये टेथिस सागर के ही अवशेष हैं। तो चलो बच्चों प्रमाण की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रमाण यानी सबूत, तो यहाँ पर अपने पास बच्चों क्या था, यहाँ अपने पास अवसादी चट्टानों का होना पाया गया था। यहाँ पर क्या पाया गया था बच्चों, अवसादी चट्टानों का होना। सर अवसादी चट्टानों का है तो यानी कि इसमें जैविक अवशेष होंगे। हाँ बच्चों जैविक अवशेष होंगे। और यदि अवसादी चट्टान है तो बच्चों इनमें खनिज की प्रधानता कैसी है, तो खनिज कैसे पाए जाते हैं बच्चों, यहाँ पर अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। सर अधात्विक में कौन से खनिज आएंगे, तो बच्चों मेनली या तो चूना हो सकता है और या अपने पास दिया जाए तो जिप्सम हो जाएगा।
ठीक है ना। ये मैंने क्या लिख दिए, जिप्सम के फॉर्मूले लिख दिए। चलो दूसरा, यदि अपने पास बच्चों इंपॉर्टेंट दिया जाए तो यहाँ देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन क्या मिलता है कि खारे पानी की झीलों का होना किसका प्रमाण है, तो बच्चों टेथिस सागर का है। जो वर्तमान में खारे पानी की झीलें हैं वो किन के हैं अवशेष, तो टेथिस सागर के अवशेष हैं, टेथिस सागर के अवशेष हैं। उसके बाद में यदि बात करें तो पेट्रोलियम पदार्थों का होना, पेट्रोलियम पदार्थों का मिलना हो गया। उसके बाद में बात करें तो अपने पास समुद्री अवशेष भी प्राप्त होते हैं, तो समुद्री वनस्पति के बच्चों क्या हैं, अवशेष हैं। और यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट यदि आपको दिया जाए तो ये अवशेष पाया जाता है, ये अवशेष कौन सा है, आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क। तो अब आप कहो सर ये आकलवुड फॉसिल पार्क है, ये कहाँ स्थित है, तो पहला तो बच्चों ध्यान रखो ये अपने पास कहाँ है, आकल, आकल गांव, ये कहाँ स्थित है बच्चों, आकल गांव जैसलमेर, कहाँ स्थित है बच्चों, आकल गांव जैसलमेर। दूसरा यदि बात करें तो अपने पास आकलवुड फॉसिल पार्क, आकल गांव जैसलमेर हो गया। यदि ये इससे रिलेटेड बात करें तो ये कहाँ होगा या इसको क्या कहते हैं, तो ये बच्चों एज क्या है, भू स्मारक है, ये एज क्या है, भू स्मारक है। तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, आकल गांव जैसलमेर में हो गया, ये एक है भू स्मारक। और यदि वैसे तीसरी लोकेशन दिया जाए तो बच्चों ये कहाँ स्थित है, जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो वहाँ स्थित है ये। ओके चलो यहाँ से आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद में यदि बात करें तो बच्चों थार के मरुस्थल का विस्तार, थार के मरुस्थल का विस्तार किन देशों में, यानी कि जो अपने पास विश्व के हिसाब से देखा जाए तो किन देशों में है, तो अपने पास यदि बात करें तो देश में तो मेनली तो बच्चों किस में है, पाकिस्तान, पाकिस्तान व भारत में, किस में है बच्चों, पाकिस्तान व भारत में है। ओके और देखो भारत में लगभग ये बच्चों कितना 80% है इसका, और पाकिस्तान में बात करें तो बच्चों लगभग ये कितना है 15 से 20% एरिया में फैला हुआ है, यानी कि थार के मरुस्थल का है तो वो लगभग भारत में 80% एरिया में। अब यदि बात करें कि थार के मरुस्थल किसके सापेक्ष, तो किसके सापेक्ष देखें तो बच्चों यदि बात करें भारत के सापेक्ष देखें तो भारत के सापेक्ष देखते हैं कि भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो बच्चों भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है, 4 राज्यों में फैला हुआ है, कितने राज्यों में, 4 राज्यों में फैला हुआ है। तो जिसमें देखो अपने पास बच्चों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। और यदि देखा जाए तो राजस्थान में बच्चों ये कितना है, तो राजस्थान में इसमें लगभग बच्चों ये कितना 60 से 62% यानी कि हिस्सा है। जो थार के मरुस्थल का हिस्सा है वो 60 से 62% बच्चों किस में है, राजस्थान में स्थित है। कितना, 60 से 62%। एक्चुअल दिया जाए तो लगभग 61.11% स्थित है। चलो अब बात करें, इतना याद करना है सर, अब आप कहोगे दूसरे में, तो बच्चों इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही कंटेंट करवाया जा रहा है। आपको इस चैनल पर और इस कंटेंट पर क्या होना चाहिए, एक भरोसा रखना है। आप अपना नोट्स साथ में मेंटेन रखें, यानी कि इनको नोट्स बनाएं ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले आप क्या कर सकें, इनको रिवाइज कर सकें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 100% करें, क्योंकि बच्चों इस प्रकार का एक लेक्चर आपको डेली मिलेगा, यही कोशिश है हमारी। ओके चलो अब देखो विश्व के सापेक्ष बात करें तो बच्चों ये जो थार का मरुस्थल है तो उसको किसका हिस्सा माना जाता है, तो ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक का हिस्सा माना जाता है बच्चों। ये किसका माना जाता है, ये अपने पास बच्चों ग्रेट पैलियो आर्कटिक, ग्रेट पैलियो आर्कटिक, ओके ग्रेट पैलियो आर्कटिक, या अपने पास बच्चों क्या होते हैं, सहारा का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल हो गया। ओके चलो ये आपको ध्यान रखना होगा।
अब बात करें बच्चों नेक्स्ट अपने पास कि भारत में फैले हुए संपूर्ण थार के मरुस्थल का लगभग अपने पास बच्चों क्या 61.11% भाग राजस्थान में स्थित हैं। तो ये अपने पास यानी कि थार के मरुस्थल का आपको दिया जाए कि थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है, तो राजस्थान में बच्चों अपने पास 61.11% भाग राजस्थान में स्थित है। ओके, हो जाएगा याद? ओके सर। चलो उसके बाद में देखो अपने पास बच्चों राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार कहाँ से कहाँ है या किस दिशा में स्थित है। तो यहाँ पर आपको एक मैप का दिया है, तो जिसमें कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना होगा, यहाँ देखो ये मैप में अपने पास यहाँ पर उत्तर है और ये अपने पास यहाँ पर कौन सी स्थिति है, पश्चिम स्थिति है, तो उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार बच्चों किस दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यानी कि ये जो आपको यहाँ से ये अपने पास भाग दिए हैं, तो ये अपने पास क्या हो गया, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। ये क्या हो गया, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, जिसके बारे में अपने अध्ययन कर रहे हैं। तो अब आपसे दिया जाएगा कि ये राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट है। और इस समेत यदि बात करें तो 13 डिस्ट्रिक्ट है, परंतु सिरोही इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। और बाकी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो अब आप कहूँ सर बाकी के कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 12 डिस्ट्रिक्ट हो गए। यानी कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है वो बच्चों उत्तर पश्चिमी दिशा में जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें माना गया है। 12 डिस्ट्रिक्ट में क्या इसका विस्तार माना गया है, जिसमें अपने पास बच्चों गंगानगर, हनुमानगढ़, ये बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, यहाँ पर नागौर, यहाँ दे दिया चूरू, सीकर, झुंझुनू और ये दे दिया। तो ये अपने पास इस प्रकार क्या है, 12 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। चलो देखो राजस्थान के बच्चों उत्तर पश्चिम में 12 जिलों में ही इसका विस्तार है। कितने जिलों में विस्तार है बच्चों, 12 डिस्ट्रिक्ट में विस्तार है। समझ में आ गया? ओके सर। किन किन में बात करें, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, सिरोही में इसका विस्तार नहीं है, इतना ध्यान रखना है। और इस समय 13 थे, सिरोही को हटा दिया तो 12 डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है। आगे देखें तो पाली, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। बात करें अपने पास सीकर और झुंझुनू, इन 12 डिस्ट्रिक्ट में क्या है, इसका विस्तार है। हो जाएगा? ओके सर। अब देखो अपने पास बच्चों यानी कि जो अपने पास थार का मरुस्थल का है, तो लगभग अपने पास बच्चों क्षेत्रफल कितना है, यानी कि इसका कितना क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल बच्चों लगभग कितना है, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर है। 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यदि आपको दिया जाए बच्चों क्षेत्रफल प्रतिशत कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग पर ये अपने पास पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, तो ये अपने पास 61.11% किसके, राजस्थान के क्षेत्रफल के सापेक्ष, राजस्थान के क्षेत्रफल के हिसाब से बच्चों के हिस्सा से 61.11% क्षेत्रफल पर क्या है, अपने पास उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग फैला हुआ है। और इस भाग में यदि बच्चों बात करते हैं कि जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो जनसंख्या प्रतिशत बच्चों 40% जनसंख्या निवास करती है। ओके। और यदि बात करें कि इसकी वर्षा कितनी है, तो इसमें बच्चों अपने पास कितनी 30 से लगभग 50 सेंटीमीटर इसमें क्या होती है बच्चों, वर्षा होती है। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो बात कर रहे हैं बच्चों नेक्स्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि आपको क्वेश्चन मिले, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला बात करें तो बच्चों कौन सा है, जैसलमेर है। कौन सा है, जैसलमेर है। और इसका यदि बच्चों आपको क्या याद करना होता है, क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्या रहता है, क्षेत्रफल रहता है। ओके, ये इतना इसका क्षेत्रफल याद करना होता है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बच्चों मरुस्थलीय जिला की बात करें इनमें उत्तर पश्चिमी दिशा वाले में, तो बात करें तो कौन सा होगा, झुंझुनू होगा। कौन सा होगा बच्चों, झुंझुनू होगा। ओके।
और यदि इस प्रदेश का ढाल देखा जाए, इस प्रदेश का ढाल देखा जाए तो बच्चों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होगा। उत्तर पूर्व से बच्चों दक्षिण पश्चिम, ये अपने पास दक्षिण हो गया, ये अपने पास पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम। यानी कि यहाँ क्या आपको हिंट दे दिया, लूणी बेसिन का दे दिया, लूणी बेसिन का दे दिया। ओके, तो इस दिशा में इसका क्या रहता है, ढाल रहता है, स्लोप। चलो उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट अपने पास देखें तो यानी कि उत्तर से पश्चिम, यहाँ उत्तर से पश्चिम इस प्रदेश की यदि टोटल लंबाई देखा जाए, यानी कि ये कितना लंबा, देखो यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिया है, तो ये कितना लंबा फैला हुआ है और कितना चौड़ा फैला हुआ है। तो लंबाई देखा जाए तो बच्चों इसकी 644 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है, 644 किलोमीटर है। और वहीं बात करें बच्चों इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई इसकी 340 किलोमीटर है। कितनी है बच्चों, 340 किलोमीटर ये चौड़ा है, 644 किलोमीटर ये लंबा फैला हुआ है। आपको इतना ध्यान रखना होगा। अब देखो यहाँ पर दिया कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार राज्य के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से ये कितना है, 61.11% भाग पर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद हो गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। अब आप कहोगे सर इसी प्रकार पढ़ाएंगे क्या, बच्चों इसी प्रकार पढ़ाएंगे आपको क्या, इस प्रकार आप नोट्स मेंटेन करते रहें, आपको पढ़ना में बहुत ही आसान लगेगा। राजस्थान की जियोग्राफी कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, बस आप हमारे साथ बने रहें। अब देखो अपने पास बच्चों नेक्स्ट कि यह मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व एवं जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यानी कि जो अपने पास ये दिया है थार का मरुस्थल, तो यह मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व एवं जैव विविधता वाला मरुस्थल है बच्चों। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। तो इनको देखते हुए, पश्चिमी मरुस्थल को देखते हुए यहाँ पर देखो डॉक्टर ईश्वर प्रसाद बच्चों क्या थे, एक जूलॉजिस्ट थे। क्या थे बच्चों, जूलॉजिस्ट थे, ठीक है ना, यानी कि जंतु वैज्ञानिक थे। तो जंतु वैज्ञानिक थे, तो ये जंतु वैज्ञानिक ने इस प्रदेश को क्या कहा कि मरु प्रदेश नहीं कहा, इन्होंने क्या कहा कि इसमें सर्वाधिक जैव विविधता है, तो इनको क्या कहा, रुक्ष प्रदेश कहा। यानी कि इस मरुस्थल को इन्होंने क्या नाम दिया, रुक्ष प्रदेश दिया। ओके, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके सर, चलो बात करें बच्चों नेक्स्ट अपने पास। तो अब इस प्रदेश की बच्चों मिट्टी कैसी है, मिट्टी देखा जाए तो बच्चों अपने पास यहाँ पर बलुई दे दिया, या बच्चों क्या होता है, रेतीली मृदा होती है, रेतीली मृदा होती है, सैंडी सॉइल हो जाएगा। और बात करें तो ये किस गण के अंतर्गत आती है, तो बच्चों ये एरिडोसोल गण के अंतर्गत आती है। किस गण के अंतर्गत आती है, एरिडोसोल गण के अंतर्गत आती है। हो जाएगा याद। ओके सर, अब देखो इसकी यानी कि ये उपजाऊ की दृष्टि से क्या है बच्चों, उपजाऊ की दृष्टि से ये क्या है, कम उपजाऊ है। और इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो उत्पादन क्षमता बच्चों इसकी क्या है, कम है। नाइट्रोजन व ह्यूमस का इसमें क्या रहता है बच्चों, अभाव रहता है। फिर बात करें अब आपको सर इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि जल धारण क्षमता कम है कि ज़्यादा है कि कैसी है, तो बच्चों वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम किसकी होती है, ब्लूई मृदा की ही होती है। किसकी होती है, ब्लूई मृदा की ही होती है। तो यहाँ पर देखो अपने पास जल धारण यानी जल ग्रहण क्षमता सबसे कम किसकी होगी, इसी की होगी जो इन क्षेत्र में पाई जाती है। स्पेशली बच्चों किसका, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी भाग का ही बात हो रही है। कहीं आप सोच रहे होंगे कि सर गंगानगर में तो ज़्यादा है, तो बच्चों ये पूरे भाग की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर बच्चों अपने पास क्वेश्चन दिया जाता है कि डेजर्ट ऑफ मार्च किसे कहते हैं, डेजर्ट ऑफ मार्च यानी कि बच्चों मरुस्थल का मार्च किसे कह जाती हैं। तो देखो मरुस्थल का बढ़ना यानी कि मरुस्थल का आगे के हिस्सों में बढ़ना या मरुस्थल का प्रचार प्रसार होता है, प्रसार हो रहा है, उसी को ही क्या कहते हैं, डेजर्ट ऑफ मार्च कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, डेजर्ट ऑफ मार्च कहते हैं।
चलो, तो मरुस्थल के विस्तार या प्रसार को ही बच्चों क्या कहते हैं, डेजर्ट ऑफ मार्च कहते हैं। अब देखो बच्चों, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ हो रहा है राजस्थान में, तो पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। और यदि बात दिया जाए आपको वैसे दिशा में, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से बच्चों किस दिशा की ओर, अरावली की ओर। किस दिशा की ओर, अरावली की ओर। यदि अरावली नहीं दिया जाए तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा दक्षिण पूर्व की ओर। किस ओर, दक्षिण पूर्व की ओर विस्तार हो रहा है। अरावली का देखो अपने पास कुछ भाग अब कटा फटा होता है, जो वायु घाटियां कहलाती है। ये वनस्पति रहित क्षेत्र हो रहा है, तो विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर होता जा रहा है। अब अपने पास देखो सर्वाधिक प्रसार बच्चों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, आप कहूँ सर यहाँ पर हो रहा है जो प्रसार, तो बच्चों मेनली वायु यानी हवा के द्वारा हो रहा है। और आगे बात करें तो बच्चों ये किस माह में ज़्यादा होता है, तो बच्चों अपने पास मई जून माह में सर्वाधिक होता है। किस माह में अधिक होता है, मई जून माह में इसका प्रसार सर्वाधिक होता है। और बात करें बच्चों नेक्स्ट, तो मरुस्थल का विस्तार बच्चों अरावली में पाई जाने वाली किन के द्वारा हो रहा है, वायु घाटियों के द्वारा हो रहा है। किन के द्वारा हो रहा है, वायु घाटियों के। अब आप कहूँ सर वायु घाटी होता क्या है, तो वायु घाटी बच्चों क्या होता है, अरावली का कटा फटा विच्छेदित भाग, जहां अरावली का अस्तित्व क्या हो गया हो, खत्म हो गया हो, तो वो भाग है, तो वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, मरुस्थल में कन्वर्ट होता जा रहा है। और मरुस्थल का प्रसार कहां से कहां हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। अब अपने पास देखो बच्चों, यहाँ पर अरावली में सर्वाधिक वायु घाटियां कहाँ पाई जाती है, तो बच्चों अरावली के 3 भाग हैं अपने पास, उत्तरी, मध्यम व दक्षिण, ये भाग है ना। तो बच्चों ज्यादातर किस भाग में, मध्यम में। अरावली के मध्य भाग में अजमेर, सांबर व ब्यावर के बीच में ज्यादातर वायु घाटियां पाई जा रही है। ओके, चलो उसके बाद में देखो बात करें बच्चों नेक्स्ट। अब आपको दिया जाएगा कि इसका वार्षिक वर्षा का औसत, तो लगभग आपको बताया था 30 से 50 सेंटीमीटर, 30 से 50 सेंटीमीटर हो गया। वहीं देखो अपने पास सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा इस भाग में यदि बात करें तो कहाँ हो रही है, अब आप कहूँ सर सम जैसलमेर, सम गांव हो गया जैसलमेर में, सम जैसलमेर में सबसे कम बारिश होती है। और यदि बात करें कितनी होती है, तो यहाँ बच्चों 0 से 5 सेंटीमीटर मानी जाती है सबसे कम। सर ये सबसे कम होने का बच्चों कारण क्या है, तो ये वनस्पति विहीन गांव माना जाता है, वनस्पति विहीन गांव है, यानी कि यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है, इस चीज को ध्यान रखें। चलो बात करें तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, राजस्थान का थंडरबोल्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का थंडरबोल्ट कहते हैं। थंडरबोल्ट का अर्थ है बच्चों, यानी कि बादल, बादल क्या करेंगे, बादल गरजते हैं, बादल गरजते हैं पर बरसते नहीं हैं, बरसते नहीं हैं। समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पर गड़गड़ाहट होती है परंतु बरसात नहीं होती है। इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का थंडरबोल्ट कहते हैं। किसे बच्चों, सम गांव जैसलमेर को कहते हैं। हो जाएगा याद, ओके सर। अब आप देखो यहाँ पर बच्चों इसकी अर्थव्यवस्था, यानी कि जो ये अपने पास उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, तो इसकी अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड है, तो बच्चों मेनली यहाँ पर क्या हो रहा है, कृषि व पशुपालन हो रहा है, पशुपालन से रिलेटेड एक्टिविटी होती है। ओके, कृषि की बात करें तो यहाँ पर बच्चों अपने पास कृषि मिश्रित खेती अपनाई जाती है। मिश्रित खेती, अब आप कहोगे सर क्या होता है, यानी कि कृषि के साथ बच्चों क्या किया जाए, पशुपालन किया जाए, या अपने पास बागवानी किया जाए, बागवानी की जाए, या अपने पास एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन की जाए। इन सब को क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। फिर अपने पास होता है विरल खेती। सर विरल खेती अर्थ क्या होता है, यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या है, क्षेत्र ज़्यादा है, यानी एरिया ज़्यादा है और जनसंख्या कम है, यानी एरिया अपने पास क्या है, मैक्सिमम है, और यहाँ पर अपने पास पॉपुलेशन
पॉपुलेशन क्या है बच्चों, यहाँ पर कम है। यानी कि यदि बात किया जाए जनसंख्या घनत्व, तो जैसलमेर का कम है ना, तो वहाँ इस प्रकार को क्या कहते हैं बच्चों, विरल खेती कहते हैं। यानी कि ज़्यादा एरिया पर बहुत कम पॉपुलेशन है, तो वहाँ जो खेती अपनाई जाती है वो विरल खेती कहलाती है। और इसमें देखो बच्चों, ये कम उपजाऊ भूमि होती है, तो भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चों यहाँ लेग्यूमिनेसी क्रॉप यानी कि दलहन फसलें ज़्यादा उगाई जाती है, ताकि मृदा का इरोजन क्या हो, यानी मृदा का क्षरण कम हो और उसमें उत्पादन क्षमता अधिक बढ़ सके। तो यहाँ मूंग मोट की फसलें उगाई जाती है, लेग्यूमिनेसी क्रॉप। ओके, चलो बात करें बच्चों नेक्स्ट अपने पास वनस्पति की, कि इस क्षेत्र में जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो इसमें वनस्पति कैसी पाई जाती है। तो इसमें बच्चों ज़्यादातर क्या पाई जाती है, झाड़ियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, झाड़ियाँ पाई जाती है। या अपने पास कहेंगे तो बहुत कम पानी चाहने वाले वृक्ष होते हैं। यदि इनको इंग्लिश में कहें तो बच्चों क्या कहते हैं, जीरोफाइट। इनको क्या लिख सकते हैं बच्चों, जीरोफाइट। यदि इसको हिंदी में दिया जाए तो मरुदभिद वनस्पति, मरुदभिद वनस्पति पाई जाती है। कौन सी, मरुदभिद वनस्पति पाई जाती है। ओके, चलो अब इसमें अपने पास बच्चों भूमि अपर्दन यानी कि मृदा सोइल इरोजन का कारण क्या है। सोइल इरोजन, सोइल इरोजन है, तो बच्चों सोइल इरोजन का कारक, मेनली कारक क्या है, वायु है, यानी कि हवा द्वारा होता है। ओके, दूसरी बात करें तो कब होता है, तो अब आपको बताया था कि बच्चों ज़्यादातर इसका कब होता है, मई जून माह में होता है। ओके, और इसका यदि बच्चों लॉजिक यानी कि कारण पूछा जाए, तो कारण क्यों है, क्योंकि इस भाग में बच्चों, पूरे भाग की बात कर रहा हूँ, तो इस भाग में क्या है, वनस्पति की कमी है, वनस्पति की कमी। ओके, तो वनस्पति की कमी है, इस कारण यहाँ पर मृदा अपर्दन ज़्यादा होता है, यानी सोइल इरोजन ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ही अपने लेग्यूमिनेसी क्रॉप लगा रहे हैं, ताकि भूमि का अपर्दन यानी कि सोइल इरोजन कम हो सके। अब अपने पास देखो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में एक बार क्वेश्चन आया था कि पश्चिमी राजस्थान में बाढ़ का उदाहरण कहाँ देखा गया था। उदाहरण कहाँ देखा गया था, तो बच्चों कवास, कवास कहाँ है, बाड़मेर है, कवास बाड़मेर में देखा गया था। यदि पूछा जाए बच्चों कब देखा गया, तो कब बच्चों, ये 2006 में वो एग्जाम्पल देखा गया था। और यदि बच्चों पूछा जाए कि इसका कारण क्या था, तो लिख लो कि मृदा में जिप्सम का जमाव, जिप्सम का जमाव यानी कि मृदा के नीचे जो परत थी उसमें जिप्सम का जमाव था, उसके कारण ये हुआ था। अब आप देखोगे कि सर क्वेश्चन कौन सा है कि पश्चिमी राजस्थान में बच्चों खनिज किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो अभी आपको बताया था, वैसे पहले अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। कौन से, अधात्विक खनिज पाए जाते हैं बच्चों। क्या पाया जाता है, अधात्विक खनिज। और यदि इसमें देखा जाए कि अधात्विक में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो देखो चूना, चूना, और बात करें जिप्सम, जिप्सम, ठीक है। और जिप्सम का बच्चों मैंने क्या लिख दिया, फॉर्मूला CaSO4 2H2O। इससे यदि रिलेटेड कंटेंट पूछा जाए तो इसमें कैल्शियम प्रतिशत बच्चों पाया जाता है 29.2%। यदि इसमें बात की जाए सल्फर, तो सल्फर बच्चों इसमें पाई जाती है 18.6 से 23%। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और जिप्सम बच्चों किन फसलों के लिए लाभदायक है, तो जिप्सम बच्चों किन फसलों के लिए, ऑयल सीड क्रॉप के लिए लाभदायक है। ऑयल सीड यानी कि बच्चों तिलहनी फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। अंतिम जुताई के समय बच्चों लगभग इसकी 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में इसको डालना चाहिए। ओके, चलो अब अपने पास पश्चिमी राजस्थान का बच्चों क्या उप विभाजन की बात हुई है। पश्चिमी राजस्थान का है तो उसका विभाजन किया जाएगा। तो विभाजन में बच्चों आधार क्या है, आधार किसको माना गया है, तो बच्चों वर्षा के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। किसके आधार पर बच्चों, वर्षा के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। ओके, यानी यहाँ देखो, यहाँ आपको क्या क्वेश्चन दिया है कि वर्षा के आधार पर। तो अब आप कहो सर वर्षा के आधार पर, तो बच्चों ये अपने पास देखो ये पार्ट था, तो ये अपने पास क्या था,
उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग था। ओके, अब यहाँ से इसका डिवाइडेशन इस प्रकार किया है कि ये जो सम वर्षा रेखा है तो ये बच्चों 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो इसको दो भागों में बांटती है। एक तो अपने पास शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा अपने पास बच्चों अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में बांटता है। ये अपने पास भाग है कौन सा, अरावली, अरावली का हिस्सा है। अब देखो यदि क्वेश्चन दिया जाए कि अरावली को या राजस्थान में अरावली व पश्चिमी राजस्थान का विभाजन किस रेखा से हो रहा है, तो ये अपने पास 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से होता है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से होता है। और यदि बात करें कि मरुस्थल का शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल को विभाजन करने वाली समवर्षा रेखा तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा होती है। अब यहां से देखो बच्चों शुष्क मरुस्थल, तो यहां पर अपने पास क्या विस्तार, देखो विस्तार अपने पास क्या हो गया बच्चों, किसका, वर्षा। तो अब आप बात करोगे कि 25 सेंटीमीटर से बच्चों कम वर्षा होती है यहाँ पर। विस्तार की यदि बात करें तो बच्चों मेनली इसका कितने में, 4 डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना, जिसमें अपने पास क्या हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और अपने पास जोधपुर। और क्या हो गया बच्चों, जोधपुर हो गया। ओके, ध्यान रखें, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर हो गया। चूरू जिले का दक्षिणी पश्चिमी भाग हो गया। और बात करें झुंझुनू, सीकर व नागौर के पश्चिमी भाग हो गए। परंतु मेनली आपके पास यही आपको ध्यान रखना होगा, ये किस में है, शुष्क मरुस्थल में आते हैं। चलो अब इसमें वार्षिक वर्षा का औसत आपको बता दिया कि यहाँ पर अपने पास कितना 0 से 25 सेंटीमीटर होता है। वनस्पति की बात करें तो बच्चों अपने पास वनस्पति कौन सी होगी, यहाँ पर वनस्पति कैसी होगी, शुष्क यानी कि मरुदभिद वनस्पति पाई जाती है, जीरोफाइट मरुदभिद वनस्पति, या इसको क्या कहेंगे, जीरोफाइट। ओके, चलो अब अपने पास यहाँ देखो, और इसका भी अपने पास उप विभाजन किया गया, किसके आधार पर, कि बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है कि बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है। तो इसका भी अपने पास बच्चों 2 डिवाइडेशन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा। एक नंबर अपने पास क्या दिया है, बालू का स्तूपों से युक्त क्षेत्र, दूसरा अपने पास दिया है बालू का स्तूपों से मुक्त क्षेत्र। तो ये कितना क्षेत्र है, ये अपने पास यदि बात करें तो 41.5% हिस्सा है, यानी 50 हो गया। और यहाँ पर अपने पास बात करें तो बच्चों 58.50% हिस्सा होता है ये। ओके, तो इसको आगे अपने बच्चों क्या, इनका कल विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे आपको पूरा विस्तार से बताया जाएगा। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चों। और ये संस्थान बच्चों कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भी सर्वोत्तम परिणाम देने वाला एकमात्र संस्थान है। अब की बार भी बच्चों काफ़ी यहाँ से रिजल्ट निकले हैं। यदि आप भी हमारे यहाँ बेंच में ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों संस्थान के नंबर दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।